हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का फिर से एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेके आने वाले हैं आपके सामने 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसमें आपको आज मैं 14 वाला पेपर कराने वाला हूँ। 13 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट आप जा करके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं 14 मॉक पेपर। तो प्लीज़ गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी आपको इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज का पेपर बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे साथियों, और आपको क्या करना होगा, हम सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन, यहाँ पर ये एक नाउन है अ पर्सन, और यहाँ एक पूरा फ्रेज है आई मेट इन द थिएटर, मतलब एक सेंटेंस। ओके, ये जो पर्सन है एक्चुअली में यही वो बंदा है या यही वो चीज़ है जिससे ये बंदा मिला है। मतलब ये जो यहाँ वर्ड दिया गया है वो इसी वाक्य का क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट का मतलब बनने वाला मैं हूँ, ये सब्जेक्ट है, और किससे मिला गया है, और ये ऑब्जेक्ट है। किससे मिला गया है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसलिए प्यारे साथियों यहाँ जो पर्सन आ रही है, इस नाउन या प्रोनाउन का मतलब, इस नाउन का और इस फ्रेज से संबंध बताने के लिए प्यारे साथियों हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करना होगा। और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास ना दिया गया हो और उसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, तो बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा कि हुम आएगा। प्यारे साथियों यहाँ पर 100% हुम आएगा। क्या आएगा, अ पर्सन whom I met in the theater was the playwright himself। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्लियर हुआ है कि नहीं। अ पर्सन whom I met in the theater was the playwright himself। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सही आंसर ए पार्ट में गलती है प्यारे साथियों, यहाँ पर whom आएगा पर्सन के बाद में। सर सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिज एक्शंस, उसके कामों से, हेड पता नहीं क्या हुआ, समझना होगा ये वोकेबलरी का है। पेन, दर्द हुआ, सफरिंग्स मतलब कष्ट हुए ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को उसके कामों से बहुत ही दर्द और कष्ट क्या करने पड़े, झेलने पड़े होंगे। किसी ने कुछ गलत किया है, उसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है, झेलना पड़ा है दर्द और कष्ट। तो अफेक्ट यहाँ ऑप्शन में क्यों नहीं होगा, वर्ब लगाने हैं। अफेक्ट तो माने होता है प्रभावित करना, किसी को अफेक्ट करना, ठीक है ना, प्रभाव डालना। इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी पर ज़बरदस्ती आप जब थोप देते हो, कहते हैं ना सर मैंने ज़बरदस्ती उस पर अधिरोपित कर दिया है, मतलब थोप दिया है, ये काम करना ही है, इसे इम्पोज्ड बोलते हैं, ज़बरदस्ती। इन्फ्लिक्टेड किसे कहते हैं, झेलना, ये ऑप्शन हो सकता है। और डिप्लोड का मतलब होता है निंदा करना। डिप्लोड माने होता है प्यारे साथियों किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, उसके कामों से हजारों लोगों को कष्ट और दर्द झेलने पड़े। सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, स्टॉप्ड हुई, बट द कार नहीं रुकी। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मुझे इतना बता दिए ये कहानी प्रेजेंट या फ्यूचर की है कि पास्ट की है। प्यारे साथियों हमें यहाँ अच्छी तरह से ये पहले सेंटेंस से क्लियर है कि यहाँ कोई भी जो बंदा इस कहानी को नरेट कर रहा है वो बता रहा है कि जो बस थी वो पहले स्टॉप पर रुकी थी बट वो नेक्स्ट स्टॉप पर नहीं रुकी। तो बस मुझे इतना बताइएगा, जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला वाला जो सेंटेंस होगा, फ्रेज क्लॉज होगा, प्यारे फ्रेज होगा, सॉरी क्लॉज बोलेंगे से, तो प्यारे साथियों वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो अब ध्यान से बताइएगा, यहाँ कैन हो सकता है क्या, कैन ऑप्शन में नहीं हो सकता, प्रेजेंट के लिए यूज होता है। डिड क्यों नहीं होगा, कार के बाद डिड नॉट आती तो हम लोग सही कर सकते थे, बट डिड नहीं होगा, बट का सेंस नेगेटिव होता है, तो नॉट आना जरूरी था। कोई काम हुआ है फिर नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं हो पाया, बट के साथ सेंस का बताना पड़ेगा। और यहाँ कुडंट क्यों नहीं होगी, कुड क्यों नहीं होगी, कि मैंने बताया बट के साथ नेगेटिव सेंस होगा, मतलब बस तो रुकी लेकिन कार भी रुकी कि नहीं रुकी, बट आया मतलब नहीं हुआ वो काम, और इसलिए डी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है प्यारे साथियों, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है डी इज द राइट आंसर।
आगे चलते हैं प्यारे साथियों, प्लीज़ गिव मी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, यदि मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं, मतलब दावा भी कर सकता हूं इस बात के लिए, आप 100 और 150 मॉक टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोस्ट गार्ड में 15 से 15 में, और सर एयरफोर्स में 15+ के लिए, और नेवी में सर 20+ के लिए, ठीक है ना। नोट डाउन किया करें कॉपी पेन निकाल के। 1 रुपी नोट है, या व की साउंड आप हिंदी में लिखोगे तो व को ऐसे लिखा जाएगा, जो कि क्या है, एक व्यंजन है। और जब भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड यदि हम उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे और यदि वो वोवेल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करेगा, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाएंगे कि ए लगाएंगे। याद रखिएगा 100% यहाँ सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। 1 रुपी नोट, 1 रुपी होगा कि एन, तो प्यारे साथियों यहाँ 100% ए होगा, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिएगा। नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज द पार्टीज पॉलिसीज बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल रिमार्क। आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि नॉट ओनली यहाँ पर किस तरह यूज़ किया गया है, कंजंक्शन है कि सर एक एडवर्ब की तरह ट्रीट हुआ है, ये एडवर्ब का इन्वर्जन फॉर्म है। आज के बाद समझ लीजिए, जब भी कोई एडवर्ब या कोई भी वर्ड जब शुरुआत में आता है, जैसे आप बोलते हैं आई नेवर गो टू स्कूल, ये तो सही है, आई नेवर गो टू स्कूल, बट आप नेवर से यदि इस वाक्य को स्टार्ट करेंगे तो नेवर डू आई गो टू स्कूल, ये भी 100% इंग्लिश में सही है। मैं बहुत जल्दी आपको एडवर्ब पढ़ाने वाला हूँ और उसका इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है ना, टॉपिक वाइज आपके लिए। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आप ग्रामर कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी ग्रामर के लेक्चर्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा प्यारे साथियों। तो नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज द पार्टीज पॉलिसीज, यहाँ नॉट ओनली वाक्य के प्रारंभ में आया हुआ है, मतलब शुरुआत में, बिगिनिंग में, तो उसके बाद इन्वर्जन फॉर्म यूज होगा। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस के सब्जेक्ट, और उसके बाद में इसका मतलब यही है कि पास्ट इंडेफिनिट है। और दूसरा वाला वाक्य में नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, लीडर्स पर्सनल रिमार्क। तो यहाँ ये बिल्कुल सही आंसर है कि सर ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली, ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली द पार्टीज पॉलिसी बट ऑल्सो। तो प्यारे साथियों यहाँ मेरे हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा सर डी इज द राइट आंसर। नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और सर 6वां क्वेश्चन, वन हु डज अ थिंग्स फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। प्यारे साथियों 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपके लिए, 200 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कल या परसों अपलोड हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 वर्ड होंगे। तो प्लीज़ गाइज आप उनको देख लेते हैं तो आप कंप्लीट एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए कवर कर पाओगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं बहुत जल्दी उनको पढ़ाने वाला हूँ। अ पर्सन हु डज अ थिंग्स फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई भी आदमी जो किसी भी चीज़ को करे लेकिन किसके लिए, बस जो शौक के लिए करता है, लेकिन पूरे प्रोफेशन का मतलब है एज अ दिल से नहीं करता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं शौक नहीं है, ये मेरा पैशन है। मैं प्रोफेशनली टीचिंग करता हूँ, मैं पिछले 6 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, मतलब टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और प्यारे साथियों मुझे ये पैशन अच्छा लगता है, और मुझे क्यों कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को सेट मतलब चलाने के लिए। ये मेरा प्रोफेशनली कर रहा हूँ। बट जो केवल शौक के लिए करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल नहीं कहेंगे सर, एथलीट नहीं कहेंगे, वो खेल में होते हैं। और नोविस किसे कहते हैं, अमेच्योर नोविस में से कौन सा सही है? नोविस कहते हैं वो बंदा जिसे किसी भी प्रोफेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और अमेच्योर कौन होता है सर, ये शौकिया बंदा होता है जो किसी काम को केवल शौक या इंटरेस्ट के लिए करता है, बट उसका उसमें पूरे मन से नहीं करता और फिर छोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों अमेच्योर इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अमेच्योर इज द राइट आंसर। ओके सर, डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। नोविस किसे कहते हैं सर, यहाँ जो एक वर्ड आया हुआ है नोविस, नोविस का मतलब है नौसिखिया, एनीवन who is beginner in any profession or a person who is unexperienced in any profession is defined as novice. okay and आगे बढ़ते हैं सर। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स
बुक, जिसकी किताब आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। सर ये बताइएगा बस, यहाँ जो बुक दी गई है इसका संबंध किससे बताया जा रहा है, इसका अधिकार किस पर है। इस स्टूडेंट की किताब की बात की जा रही है कि सर वो स्टूडेंट जिसकी किताब मेरे पास है वो अब मेरे से ले सकता है। आप एक बात बताइए, इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस के लिए हम लोग हु लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम लोग हुम लगाते हैं, और पजेसिव जो केस होता है उसके लिए हुज लगाते हैं रिलेशनशिप या संबंध बताने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 100% बी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टूडेंट और बुक में क्या है, एक ऑनरशिप ऑफ पोजेशन है, मतलब इसी स्टूडेंट की बुक पर अधिकार है। तो चलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, बस इतना समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत आप देखिएगा, कुछ नहीं पता है। ये डिड है, इसका पैसिव बनाना है, और डिड का पैसिव क्या होता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला ऑप्शन नहीं होगा आर, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा भी नहीं होगा डिड। अब इसमें से देखना है डेट और टाइम, द डेट एंड टाइम। तो ये बताइए, ये एक ही चीज़ है कि दो हैं सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज आ नहीं सकती, सिंगुलर नहीं आएगी, और वैसे भी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो सही आंसर केवल क्या होगा, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। हमेशा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गए और नरेशन हो गए, उनको कभी भी आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल ऑप्शन से, एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से सॉल्व। तो सर 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स बताना है प्यारे साथियों। मोनोलॉग किसे कहते हैं, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं प्यारे साथियों। मोनो मतलब यहां पर सिंगल होता है, एक को बोलते हैं, मोनो मतलब एक, लोग मतलब बातें करना, ठीक है ना, वार्तालाप, लोग। मैं रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे वर्ड होते हैं। मोनो माने एक, बाई माने दो, डाई माने भी दो होता है, सर ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है ना, पॉली मतलब एक से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा होता है। तो मोनोलॉग कहते हैं जब वार्तालाप चल रही होती है बट वन साइडेड हो, वन साइडेड केवल, ठीक है ना, आप ही खुद बोल रहे हैं मान लो। और इसका उल्टा क्या होगा कि जब वार्तालाप दोनों साइड से चलें, तो याद रखिएगा आप लोग कभी इसका प्रोलॉग नहीं लगाओगे। प्रोलॉग कौन होता है सुन लीजिए, प्रस्तावना को बोलते हैं। किसी भी चीज़ की जब आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में जो बोला जाता है कि आज क्या होने वाला है उसे हम प्रोलॉग बोलते हैं। मान लो कहीं भी आप कोई भी जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ और शुरुआत में मैं जो आपको 1 मिनट बोलता हूँ कि प्यारे साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करिए, हम ये लेकर आने वाले हैं, तो इसे हम प्रोलॉग कह सकते हैं। एपिलॉग का मतलब होता है लास्ट होना, किसी चीज़ का कंक्लूजन, उपसंहार, पूरी कहानी को लास्ट में 2 लाइनों में कह देना, उसे एपिलॉग बोलते हैं। कैटालॉग तो आप जानते ही होंगे, कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, जब आप अपनी बुक्स को एक जगह पर कलेक्शन करके रखते हैं बहुत अच्छे से, उन्हें हम बोलते हैं कैटालॉग। और डायलॉग ही सही आंसर होगा, डायलॉग का मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। डायलॉग मतलब द्विपक्षीय वार्ता। जब 2 साइडेड आपने देखा होगा, जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर विदेश जाता है तो बोला जाता है कि बाइलेटरल ट्रीटी हुई है, द्विपक्षीय संधि हुई है, दोनों पक्षों से दोनों देशों में हुई है। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, एंड सर क्वेश्चन नंबर कॉस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट का मतलब आपको पता होगा किसी चीज़ का कारण होना। कहते ना सर भारत और पाकिस्तान के जो मेन जो कारण है, मेन कॉज है लड़ाई का, वो कश्मीर है। तो प्यारे साथियों कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना, और कॉस्ट का सही आंसर होगा फ्रेजल वर्ब में बताना है। ब्रिंग अबाउट की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अबाउट, और इसका मतलब भी होता है सर कैंसर का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना, मुख्य कारण। तो सर द मेन रीजन बिहाइंड कैंसर, और ठीक है ना सर द कैंसर इज बीइंग जनरेटेड और द कैंसर इज ब्रॉट अबाउट, ठीक है ना, बाय द इफेक्टिव यूज ऑफ स्मोकिंग, और इस तरह से, ठीक है ना। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं सर। 11th क्वेश्चन क्या होने वाला है, आई हैव गिवन हर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बस इतना बताइए, वर्क एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, हम इसको गिन नहीं सकते, इसलिए वर्क से पहले कभी मैनी नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी केवल उन नाउन से तुरंत पहले आता है जिनमें हम इन्हें गिन सकते हैं। मैनी पीसेस ऑफ वर्क हो सकता था, लेकिन मैनी वर्क्स नहीं हो सकता, और काम कभी एक या गिन नहीं सकते तो ए भी नहीं हो सकता।
और सर ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसमें एस जो जोड़ा गया वो गलत है, नहीं जोड़ा जा सकता। तो सर याद रखिएगा जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर या प्लूरल एस और ई एस जोड़कर नहीं बनाए जाते, बल्कि अ पीस ऑफ और मैनी पीसेज ऑफ वगैरह जोड़कर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सर ए इज़ द राइट आंसर। मैंने उसे सर दिया है, आई हैव गिवन हर, थोड़ा सा काम दिया उसे, अ पीस ऑफ वर्क। ओके सर आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हम इस घर में रह रहे हैं 1965 से। ये बताइए निश्चित टाइम है क्या निश्चित है। जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी मतलब सर एक सर्टेनिटी के साथ आपको बताया जाएगा तो वहाँ पर सिंस लगाया जाएगा, और जब सर आपको नहीं पता होगा कि मैं 20 साल से रह रहा हूँ तो वहाँ फॉर लगाया जाएगा, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। डी इज़ द राइट आंसर। और आगे चलते हैं प्यारे साथियों। ट्रैवलर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 13 क्वेश्चन क्या होने वाला है। ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों को क्या करना था। देयर रिजर्वेशंस पता नहीं क्या कर लेने चाहिए थे, वेल पहले ही इन एडवांस में करा लेने चाहिए थे। दे वांट टू ईद वे, दीपावली की छुट्टियों में यात्रा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको रटना है ही नहीं, ये एक मॉडल है। आज के बाद आपको कहीं भी ये दिख जाए हेड के साथ कभी बेटर दिख जाए, ये चारों ऑप्शन में हेड के साथ बेटर है, हेड प्लस के बेटर। ये मत सोचना ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री तो है बट ये और कोई चेंज नहीं हो सकती। हेड प्लस बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हेड बेटर के साथ में, हमेशा याद रखिएगा। और इसलिए सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। सर इसका सही आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ट्रेवलर्स हैड बेटर गेट देयर रिजर्वेशंस वेल इन एडवांस इफ दे वांट टू ट्रेवल ड्यूरिंग द दिवालीज हॉलीडे। ओके तो सही आंसर क्या होगा। बी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है। 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई फादर हैज़ रिटर्नड होम फ्रॉम वर्क, काम से अभी अभी मेरे पापा लौटे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका मतलब वो काम कंप्लीट भी हुआ है और अभी अभी हुआ है। और रिटर्न से पहले एक ऐसा शब्द लगाना है जो इसको दर्शाएगा। तो रिटर्न से पहले यट आ नहीं सकता, यट आता है एक नेगेटिव सेंस दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में। और सर नाउ का मतलब नाउ रिटर्नड, तो नाउ से पहले भी एक अच्छा वर्ड है कौन सा, जस्ट। जस्ट का मतलब एक एडवर्ब है ये, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि ये काम कब हुआ है, कब लौटे हैं, जस्ट अभी लौटे हैं। तो सही आंसर क्या होगा 14 क्वेश्चन का। बी इज़ द राइट आंसर। सही आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं सर। ही बेड हिज लव गुड बाय, उसने अपने प्यार को सर गुड बाय कह दिया, बाय कह दिया। इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, मतलब इनडायरेक्ट दिया गया है तो 100% ये क्लियर है कि यहाँ बेड चेंज हुई है, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब बेड है, तो इसका मतलब इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच रहा होगा ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बताना है भाई, डायरेक्ट नरेशन बताना है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो जब यहाँ हिज लव आई है तो कहीं उसे माई लव देखो तभी तो हिज लव में कन्वर्ट हुआ होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, गुड बाय लव नहीं होगा, 2 बार नहीं आ सकता, इसलिए एक ही ऑप्शन सही है सर, गुड बाय माई लव। माई लव चेंज होगा हिज लव में, और ये इसलिए क्योंकि गुड बाय कहा है इसलिए बेड आ रही है यहाँ पे बाय कहने के लिए। तो 15 का सही आंसर क्या होगा बताइए। डी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 16 क्वेश्चन, हजार्डस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है प्यारे साथियों। हजार्डस एक एडजेक्टिव है, हजार्ड माने खतरा, एक नाउन होता है आपको पता होगा। और जब किसी शब्द के पीछे OUS लगा हो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और हजार्डस की सही स्पेलिंग लिख लीजिए HAZARDOUS। सर ए इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। हजार्डस की सही स्पेलिंग है खतरनाक, डेंजरस होना, टेरिबल होना, ठीक है ना। हजार्ड एक नाउन है। और 16 का सही आंसर होगा ए। एंड सर एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, ये एक आइडम्स फ्रेज है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा आइडम्स फ्रेज है। एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स अलाइक, अलाइक मतलब होता है समान, एबल का मतलब योग्य होना या कैपेबिलिटी होना, दोनों हाथों को एक साथ यूज़ करना, ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है। या आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपको पता होगा जो वहाँ वायरस होता है वो दोनों हाथों से लिख सकता था। तो एक ऐसी एबिलिटी को जब आप इफ़ यू आर कैपेबल टू यूज़ योर बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जब दोनों हाथों को आप बराबर लिख सकते हो उसे हम बोलते हैं डेक्स्टर का मतलब हाथ होता है, और एम्बी माने 2, तो एम्बी डेक्स्ट्रस इज़ द राइट आंसर। स्किलफुल नहीं होगा सर, एक्सपर्ट भी नहीं होगा, इसके लिए फिक्स शब्द होता है, लिख लीजिए एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी माने 2, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर हमेशा हैंड के लिए यूज़ किया जाता है, एक रूट वर्ड है, डेक्स्टर का मतलब ही होता है हैंड, और एम्बी डेक्स्ट्रस इज़ द राइट आंसर। इसलिए 17 क्वेश्चन का बी इज़ द राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, इसलिए 17 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। और सर 18 से 20 पैसेज है, बहुत ही अच्छा पैसेज है। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ प्यारे साथियों। ये पैसेज होने वाला है किसके ऊपर,
कि जो आजकल हम परमाणु बम और एटम बम बना चुके हैं वो हमारे विनाश के कगार पर हम लोग खड़े हैं। मतलब खुद ही इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए बहुत बड़ी विपत्ति पैदा कर ली है। बहुत सारे देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि जितनी ज़्यादा परमाणु बम होंगे उतना ही हम शक्तिशाली होते जाएंगे। तो एक दिन क्या होगा, जब भी अटैक कोई होगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा, सारे लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे और बहुत बड़े लेवल पर क्या होगा, मानव की तबाही होगी, मानव इंसानियत की तबाही होगी। ठीक है ना। तो चलिए से टाइम वेस्ट ना करते हो। कभी कभी कुछ पैसेज टफ होते हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ के समझे जा सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आगे मैं बहुत अच्छे से भी बताने वाला हूं, बट आप प्लीज़ पैसेज की जो सीरीज चल रही है उसमें से हर पैसेज को ध्यान से देखिएगा। मैं करा रहा हूँ, अलग से पैसेज भी करा रहा हूँ और यहाँ भी इन पैसेज को सीरियसली करिएगा। वी स्टैंड, हम लोग आज खड़े हैं। पॉज्ड मतलब बहुत ही खतरनाक या जहरीले। प्रिकेरियसली, प्रिकेरियसली का मतलब ही क्या होता है, पॉज्ड प्रिकेरियसली बहुत ही खतरनाक उस सिचुएशन में खड़े एंड चैलेंजिंगली, और बहुत ही हमारे लिए चैलेंज होने वाला ऑन द रेजर सेज ऑफ डेस्टिनी। रेजर सेज किसे कहते हैं, रेजर मतलब ऐसे याद कर सकते हो, डेस्टिनी माने भाग, एज माने किनारा, रेजर, रेजर मतलब ब्लेड। देखा आपने ब्लेड का जो रेजर होता है काफ़ी शार्प होता है। हम कैसे किनारे पर खड़े हैं, पूरा एडम्स फ्रेजर, रेजर सेज ऑफ डेस्टिनी। मतलब बहुत ही अच्छा भाग्य होगा कि हमारा दुर्भाग्य होगा, अगली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। वी आर नाउ एट द मर्सी ऑफ एटम बम। हम कहाँ पे हैं भाई, बहुत ही बड़ी। ये मर्सी क्यों लिया गया, मर्सी ऑफ एटम बम का मतलब हमारे दया है या हमारे ऊपर दया कर रही है, एटम बम की दया होगी। मतलब अब हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। एंड लाइक विच वुड डिस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर सकती है हमें कंप्लीटली इफ़ वी फेल टू कंट्रोल देम, यदि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए, फेल हो गए उन्हें नियंत्रित करने में। वाइजली एंड विजडम इन दिस क्राइसिस। तो प्यारे साथियों, हमें इस चीज़ में क्या करना पड़ेगा, इतनी भीड़ भाड़ में या इतने जो होड़ लग रही है, क्राइसिस का मतलब होता है एक दूसरे में जो भीड़ भगदड़, मतलब जो होड़ लगी हुई है। विजडम, इसमें हमें बुद्धि से काम करना होगा। मीन्स बुद्धि क्या होगी, वो सेंसिटिवनेस दिखानी होगी टू द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जिंदगी की वैल्यूज़ को समझना होगा, थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी होगी। इट मीन्स, इसका मतलब होगा वाइड रियलाइजेशन। ये क्लियरली स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है दैट वी आर लिटरली लिविंग इन वन वर्ल्ड, कि हम एक ही संसार में रह रहे हैं। कोई भी देशों को ये मत समझिए कि दूसरे देश अलग हैं या दूसरे इंसान अलग हैं, हम सब इंसान हैं और सब एक ही संसार है पूरा। इसलिए हम सबको ये क्या समझना पड़ेगा, हम सब एक ही संसार में रहते हैं। वेयर वी मस्ट आइदर, या तो हम एक साथ तैरेंगे और सिंक, या एक साथ डूबेंगे। वी कांट अफोर्ड टू टेम्पर विद मैन सिंगल माइंडेड। हाँ, हमें इस तरह से अफोर्ड नहीं करना चाहिए। क्या टेम्पर का मतलब है लाइक किसी के गुस्से को, विद मैन सिंगल माइंडेड। कितना अच्छा लाइन है। सिंगल माइंडेड का मतलब किसी एक ही विचारधारा को, एक ही देश अपनी तरह से नहीं थोपा जा सकता, सबको समझना होगा। लॉयल्टी टू पीस, और शांति स्थापित करने के लिए सबको वफादारी दिखानी होगी। एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और ये बताइए, न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी एक देश रोक सकता है या केवल एक देश रोकने से, यदि न्यूक्लियर बॉम्ब को केवल एक देश भारत बनाना बंद कर दे तो क्या उससे शांति आ जाएगी? नहीं आएगी। सारे देशों को समझना होगा, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। एंड एनीवन, और प्यारे साथियों, कोई भी हु डज इट एज अ ट्रेटर, जो भी बर्बादी करेगा, विनाशक होगा नॉट ओनली टू मैंस पास्ट, वो केवल आदमी के पास्ट और प्रेजेंट को ही बर्बाद नहीं करेगा, बट ऑल्सो हिज फ्यूचर, उसकी जनरेशन आएंगे वो भी बर्बाद होंगे। बिकॉज ही इज मोर्टगेजिंग द डेस्टिनी, मतलब वो पैदा कर रहा है द डेस्टिनी ऑफ अनबॉर्न जनरेशन। कितना अच्छा, मोर्टगेजिंग माने बर्बाद करना, मोर्टगेज द डेस्टिनी, भाग्य ऑफ अनबॉर्न, जो अभी नहीं पैदा हुई हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना। जो लोग ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे और तबाही करेंगे। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको ये पैसेज बहुत अच्छा है। सारे बच्चे लगाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 18वां। सर, फ्रॉम द टोन एंड स्टाइल्स ऑफ पैसेज इट अपीयर, से क्लियरली पता चलता है कि सर राइटर क्या है। प्रोज राइटर नहीं है, या प्रोज नहीं है, वो मानवतावादी है, मतलब इंसानियत के बारे में सोच रहा है, इसलिए सही आंसर होगा। वो ह्यूमनिस्ट है, जिसका एक क्लियर फोरसाइट है, मतलब वो आगे के बारे में सोच रहा है कि इसी तरह बढ़ते रहे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, मतलब उसे आगे की डर है, पीढ़ियों को बचाना है, अपने फ्यूचर को भी बचाना है। 18 का बी आंसर। एंड 19वां क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू एस्केप कंप्लीटली एनिहिलेशन, माने रोकने के लिए, एटम वॉर को रोकने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए किसी एक देश को बनना होगा, या धर्म आएगा, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है समन्वयता, शांति, तालमेल बिठाना होगा सारे देशों को, प्यारे साथियों। एंड 20 क्वेश्चंस क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा 20 क्वेश्चंस को।
यहाँ पर एक लाइन आई थी, द रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी। इसका क्या मतलब होता है प्यारे साथियों? मैंने बताया था डेस्टिनी मतलब भाग्य, और कैसा भाग्य वो हमारा। एज मतलब हम किनारा, रेजर्स मतलब किस किनारे पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत ही हम सुरक्षित हैं कि बहुत ही बर्बाद, बहुत ही सर असुरक्षित, मतलब दुर्भाग्य पर हम खड़े हैं, ठीक है ना। ये दुर्भाग्य होगा आने वाली पीढ़ियों का और प्रेजेंट की पीढ़ियों का। तो ये सिचुएशन कैसी है बताओ? ये एनिग्मा है या ये क्रिटिकल सिचुएशन है दैट फोरडेंस, जो बर्बाद कर देगी फ्यूचर को? बिल्कुल सही है पैसेज के हिसाब से सर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूंगा आपको ये सीरीज कंसिस्टेंटली, लेकिन यदि आप मुझे ये नहीं बताओगे, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, सच में यदि आपको ये पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखिए, जय हिंद जय भारत, और मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है प्यारे साथियों। और मैं आपको बता दूं क्या क्या लेकर आने वाला हूं। वोकैबुलरी लेकर आने वाला हूं आपके लिए बहुत जल्दी, वो कंसिस्टेंटली ऐसे ही चलेगी आपके लिए। ग्रामर के सारे छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन आएंगे, मैं कंप्लीट ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको बोरियत आएगी, बट मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट लेकर आने वाला हूं जिससे आपको मार्क्स कैसे गेन करने हैं। और आपके लिए मैं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं 17 करा चुका हूं, वो भी लेकर आने वाला हूं। लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, और आपको एक और बड़ी खुशखबरी दे दूँ कि मैं एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ। मतलब मैं रागा भी लेकर आने वाला हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, आप ये मत समझिएगा। और इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू।